गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 2 संघवाद। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संघवाद है क्या। एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें कि बेल्जियम के अंदर जो सत्ता का जो विभाजन है या सत्ता की साझेदारी है वो कैसी थी और श्रीलंका के अंदर कैसी थी। आपको यह याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए। यानी जो केंद्र सरकार है वो बेल्जियम के अंदर इतना शक्तिशाली नहीं थी, तो प्रांतीय सरकार वहाँ पे अधिक शक्तिशाली थी। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी भूमिका अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र के द्वारा दिए गए थे। इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव किए गए और प्रांतीय जो सरकारें थी उनको कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, संविधान में कुछ अधिकार दिए गए उनको संविधान के अनुसार। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं थी। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। यानी वहाँ पर अब जो सरकार है वो 2 से अधिक स्तर पर है, वो पाई जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार, जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। तो श्रीलंका के अंदर क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था, जहाँ पर जो सरकारें हैं वो केवल एक ही स्तर पर पाई जाती हैं, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। और जहाँ पर सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तर पर पाई जाती है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है वो पाई जाती है। अब देखिए श्रीलंका के अंदर जो वहाँ के तमिल नेता थे वो चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न जो आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। मतलब वहाँ जो और इकाइयाँ पाई जाती हैं उसके अंदर बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है और जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दिनों दिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। तो इस अर्थ में अगर देखा जाए संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टी है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन एक ही स्तर पर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास इतनी शक्तियां होती हैं जिनके इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। आइए संघीय शासन व्यवस्था
की कुछ विशेषताओं के ऊपर गौर करें कि क्या क्या विशेषताएं हैं संघीय शासन के अंदर पाई जाती है। तो संघवाद का मतलब क्या है? जहां पर सरकारें दो या दो से अधिक स्तर पर पाई जाती है उसको संघवाद कहा जाता है। क्या भारत के अंदर संघवादी शासन व्यवस्था पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें हैं वो 3 स्तर पर पाई जाती हैं। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा है आपका स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में आपका एक तो आएगा आपका शहरों के अंदर तो आपका नगर पालिका और नगर निगम, और गाँव के अंदर ग्राम पंचायत के रूप में जो तीसरा स्तर है वो काम करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो संघीय शासन व्यवस्था है वो पाई जाती है। अब गौर करते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था जो है उसकी विशेषताएं क्या है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से निकल के आएगा कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। अब देखिए, जहाँ पर जो सरकार है वो दो या दो से अधिक स्तर पर पाई जाती है, वहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था है वो पाई जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में जो अलग अलग सरकारें हैं, जैसे आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार है ना, तो वो एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। प्रत्येक सरकार के जो अधिकार हैं संविधान के अंदर वर्णित होते हैं। कोई भी जो सरकार है वो अपने जो क्षेत्र है उससे बाहर जा कर के वो काम नहीं कर सकती है। उसके बाद देखिए, चौथी विशेषता क्या है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक अकेली जो स्तर की सरकार है वो उनको नहीं बदल सकती, यानी संविधान के अंदर बदलाव नहीं कर सकती कोई भी एक स्तर की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अगला, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो जो अदालत है हमारे देश के अंदर, जो सर्वोच्च न्यायालय है या आपका उच्च न्यायालय है, वो इसके अंदर हस्तक्षेप कर सकता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। अगर दो सरकारों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर के विवाद है तो जो सरकार है वो इसमें अपना जो भूमिका है वो निभा सकती है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत के अंदर वो अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद देखिए, छठा है आपका, छठी विशेषता क्या है? छठी विशेषता है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत उपलब्ध है। प्रत्येक जो सरकार है वो अपने खर्चे हैं उनको चलाने के लिए अनेक प्रकार के जो राजस्व के जो स्रोत हैं उनके ऊपर निर्भर है। तो प्रत्येक जो सरकार है, प्रत्येक स्तर की जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, तो प्रत्येक का जो कमाई का जरिया है वो अलग अलग है, जिससे वो अपने जो खर्च हैं वो पूरा करती है या अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, मतलब दो उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना, दूसरा और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। तो दो जो उद्देश्य होते हैं एक संघीय शासन व्यवस्था, एक तो देश की एकता को बढ़ावा देना या उसकी सुरक्षा करना, दूसरा जो हमारे देश के अंदर जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं या विविधताएं हैं पाई जाती हैं तो उनका सम्मान करना। ये एक संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता है वो होती है। और जूम क्लास में हम पढ़ेंगे इस अध्याय को शुरुआत से। धन्यवाद।